नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है बड़ी बहस मुकाबला का। कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मुद्दे बदलते जा रहे हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले तक टीपू सुल्तान, हिजाब, हलाल, मुस्लिम आरक्षण मुद्दा था। कई सर्वे में भी कांग्रेस को कर्नाटक में लीड मिलती दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर वही गलती कर दी जिसका बीजेपी के ग्राउंड फोर्स और साइबर आर्मी को इंतजार रहता है। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही कर दिया जो गुजरात में एक बार सोनिया गांधी और दूसरी बार मणिशंकर अय्यर ने किया था। कल एक चुनावी सभा में खड़गे ने मोदी को विषैला सांप जैसा बता दिया। इसके बाद चुनाव का नैरेटिव एकदम से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक के धारवाड़ में पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की मति मारी गई है। ये लोग पीएम मोदी को जितनी गालियां देंगे, कमल उतना ही खिलकर बाहर निकलेगा। तो क्या एक बार फिर कर्नाटक का चुनाव मोदी के मान और अपमान पर लड़ा जाएगा? क्या खड़गे के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी को एक बार फिर से सिंपैथी वोट मिलने वाली है? हालांकि एक सच यह भी है कि बीजेपी के एक उम्मीदवार ने सोनिया गांधी को विषकन्या कहकर कांग्रेस को भी पलटवार करने का मौका दे दिया। आज की चर्चा में ऐसे ही कई सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, जिसके लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। कर्नाटक में चुनावी शोर है, लेकिन उस शोर में भी मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान लाइमलाइट में है। प्रधानमंत्री को चुनावी सभा में जहरीला सांप कहना क्या कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है? क्या तमाम जोर आजमाइश के बाद अब ये बयान कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक के कई सर्वे में कांग्रेस चुनावी लीड लेती दिख रही थी, बड़े मुद्दे उछाल रही थी, सटीक सियासी दांव चल रही थी। तभी खड़गे की एक चूक और पूरी सियासी फिजा बदल गई। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। कर्नाटक चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस मुद्दे से पूरी तरह भटक चुकी है। पहले कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, इसे चुनावी मुद्दा बनाया, फिर मुस्लिम आरक्षण का राग छेड़ा, पूरे चुनाव को इस पर केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, तब एक बार फिर मामला मोदी को गाली देने पर आ चुका है। कल से पीएम मोदी कर्नाटक के समर में उतरने वाले। आखिरी समय में पीएम मोदी की एंट्री हो रही है, जहां वो पूरी ताकत झोंकेंगे। लेकिन अब पीएम मोदी को गाली देकर कांग्रेस ने बीजेपी को उसकी फेवरेट पिच पर खेलने का मौका दे दिया है। जाहिर है पीएम मोदी कल इसका जवाब देंगे, जिसका ट्रेलर आज अमित शाह ने दिखा भी दिया है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे समाप्त हो गए। विगत 9 साल से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए। हाल ही में मोदी को चोर कहकर राहुल गांधी सजा पा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके खड़गे का पीएम को गाली देना सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस को ओबीसी पसंद नहीं है? क्या कांग्रेस ओबीसी विरोधी है? कर्नाटक चुनाव में इस ओबीसी वोट बैंक का बड़ा रोल है, जहां के जातीय समीकरण में ओबीसी सबसे निर्णायक वोटर्स हैं। ऐसे में
पीएम मोदी को गाली देकर कांग्रेस को इस सबसे बड़े वोट बैंक का नुकसान सहना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह पहली दफा नहीं है। अब तक कांग्रेस 91 बार पीएम मोदी को अपशब्द कह चुकी है। बीजेपी ने इसकी पूरी लिस्ट बनाई है, जिसमें गांधी परिवार से लेकर उसके चहेते चेहरों के बयान शामिल हैं। इनमें ज्यादातर बयान चुनाव के दरमियान दिए गए हैं और ये मुद्दा भी बना है। जब जब पीएम मोदी को गालियां दी गई, वोटर्स ने इसका जवाब दिया। कांग्रेस को हर बार खामियाजा भुगतना पड़ा। बावजूद इसके अगर ये सिलसिला जारी है तो कहा जा सकता है कि ये संयोग नहीं, प्रयोग है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी स्वागत है। आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी स्वागत है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सापरा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कर्नाटक में आप लैंडस्लाइड विक्ट्री की बातें कर रहे हैं, तमाम जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें भी आपको लीड मिलती हुई दिख रही है, उसमें भी आप जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मतदान से, वोटिंग से ठीक पहले, वोटिंग में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, वोटिंग से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यह बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? मैं यही कहने जा रहा था कि आदरणीय खड़गे साहब जी। ने अपना स्पष्टीकरण कल ही दे दिया और उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैंने किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को टारगेट नहीं किया है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो नफरत की भावना, द्वेष की भावना और विभाजनकारी राजनीति वो फैलाते हैं, उसका मैंने विरोध किया। और उस दृष्टिकोण से मैंने कहा कि ये जो है ये पॉइजनस स्नेक है या विष से भरा हुआ सांप है। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं कहा, मैंने एक आइडियोलॉजी को कहा और भारतीय जनता पार्टी को कहा या आरएसएस की आइडियोलॉजी को कहा है। लेकिन जिस तरह से आपने अभी बताया कि बसवना गौड़ा पाटिल यत्नाल जो है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को विषकन्या कहा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान और चीन की एजेंट है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का हम पहले से रुख देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। ना तो उन्होंने आरएसएस में कभी महिला को प्रतिनिधित्व दिया, महिला का हमेशा अपमान किया, चाहे वो नरेंद्र मोदी है। उन्होंने सुरूपनखा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के एक महिला को कहा था, सांसद को कहा था। फिर उसी तरह से उन्होंने जर्सी गाय श्रीमती सोनिया गांधी जी को कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था। ये हमेशा महिला विरोधी रही है, महिला का अपमान करती रही है। उसका एक प्रदर्शन आज उनके नेता ने किया है, जिसको कहीं भी अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी ने कहीं भी कंडेम नहीं किया है, कहीं भी उसके खिलाफ नहीं बोला है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है और हमने अपना स्पष्टीकरण दिया है। तो ये तमाम सारी चीजें सापरा जी, लेकिन मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग था। आप इसको जस्टिफाई करने लग गए कि किसने किसको क्या कहा। मैं बस सीधा पूछना चाह रहा हूं, कर्नाटक के चुनाव में क्या कांग्रेस का ये सेल्फ गोल साबित होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ये बयान, आपने कहा बाद में उन्होंने सफाई दी, जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। सापरा जी, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बाद में उन्होंने सफाई दी। मैंने ये कहा कि उनके बोलने का तात्पर्य जो था वो उन्होंने साफ किया है। आपकी मीडिया की इंटरप्रिटेशन या भारतीय जनता पार्टी की मीडिया की इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है, लेकिन जो खड़गे साहब की इंटरप्रिटेशन है वो उन्होंने बताई है कि मैंने जो है एक आइडियोलॉजी और एक पार्टी के बारे में कहा, मैंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा है। ये स्पष्ट है। और कर्नाटका का चुनाव इस पर नहीं होने वाला है। कर्नाटका का चुनाव होने वाला है जो यहाँ पर महंगाई है, जो यहाँ बेरोजगारी है, जो यहाँ पर कमीशन खोरी की सरकार है, 40% कमीशन लेते हैं जी। इसके ऊपर अमित शाह सापरा जी, इस पर मैं जवाब ले लूं। हमारे साथ जफर इस्लाम जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आपने जो इंटरप्रिटेशन किया कि भाजपा की मीडिया का इंटरप्रिटेशन, मैं आपको बता दूं, अगर आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं या फिर आप चुनाव लड़के हार जाते हैं तो उसमें मीडिया को गाली देने से आपको कोई सियासी फायदा नहीं होगा। बाकी आपके आरोपों का जवाब सैयद जफर का। आपने तो तमाम तरह के सवाल उठाए, लेकिन क्या आपने उस नेता पर कोई बात कही, कोई कार्रवाई की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक डिसिप्लिन है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करते हैं और डिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है और हर कार्यकर्ता को उस कटघरे से निकलना पड़ता है, उस मस्टर को पास करना पड़ता है। लेकिन जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
गाली देता हो तो 3-4 बातें जरूर आती हैं। पहली बात कि ये गाली वाली पार्टी है कि राजनीति पार्टी है। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक अगर ऐसे मिसाल दूं कि जितने बड़े नेता हैं उतनी बड़ी गालियां देते हैं। आप बात कर रहे थे गर्लफ्रेंड टंच माल कहने वाले आपके बड़े नेता, आपको पता ही होगा। ऐसे बहुत सारे अभी उदाहरण दे सकता हूं कि किस किस तरह के गालियां दी है आपने हर दिन प्रधानमंत्री जी को, मौत का सौदागर और भी क्या कचड़ा और कीचड़ और क्या 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 आपने बोला है। लेकिन मैं इसका मिसाल ऐसे देता हूं कि अब क्या ये डस्टबिन वाली पार्टी है? डस्टबिन खोलते हैं तो कूड़ा दिखता है। कांग्रेस पार्टी का आदमी मुंह खोलते, पार्टी के लीडर, बड़े लीडर मुंह खोलते हैं तो उनसे गाली निकलती है। कैसी राजनीति कर रहे हैं भाई? राजनीति करिए आप, हार के डर से इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल मत कीजिए ना। मैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में 10 जनपद में कभी होता होगा राजनीति होती होगी? आज तो गालीबाजी होती है, वहीं के गाली की ट्रेनिंग मिलती है ऐसा लग रहा है, इसलिए कि उससे तो परहेज है नहीं सोनिया गांधी जी के। लेकिन उन्होंने सोनिया जी के लिए जफर इस्लाम साहब, और अब जफर माँ साहब बेटे सोनिया जी के लिए अब देखिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको बनाया, सोनिया जी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ उस पर भी एक लाइन कुछ कह दीजिए। सोनिया गांधी जी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ उस पर भी एक लाइन कह दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं एक जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पार्टी के उन्होंने कहा है, और एक जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के ऐसे लोग, चाहे कोई भी हो, पार्टी का छोटा भी कार्यकर्ता हो, अगर ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करे जिससे किसी को ठेस पहुंच जाए और वो अच्छा ना समझा जाता हो सोसाइटी में, ऐसे लफ्जों के लिए हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन भी है। इनके क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके जो रिमोट से चलाने वाली छुपी हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, राहुल गांधी, उनकी बेटी, सभी लोग तो गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी को, हर को गाली देते हैं। मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, टाइम समय खराब नहीं करना चाहता हूं। ठीक है सापरा जी, 2019 से ही ले लें, उसके बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं। अभी हारेंगे जरूर आप सर, एक हार के लिए आप 2014 से भी अगर ले लें तो 2014 से 2019 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री को कई गालियां दी गई, लेकिन चुनाव दर चुनाव लोकप्रियता उनकी उतनी ही बढ़ती रही। और इसी बात का जिक्र आज अमित शाह कर रहे थे कि आप लोगों के पास मुद्दों की कमी है, मुद्दा है नहीं तो प्रधानमंत्री को कुछ भी कहो। सापरा जी देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। भाई, मैंने तो सर्वोत्तम नेता का नाम लिया और मैंने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर खड़े होकर के सुरूपनखा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का उल्लेख किया। क्या आपने प्रधानमंत्री के ऊपर एक्शन लिया? प्रधानमंत्री जी ने जब श्रीमती सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा या कांग्रेस की विधवा कहा, तो आपने क्या एक्शन लिया है उसके ऊपर? और फिर ये वो परिवार है, वो सोनिया गांधी है जिनके पति ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। उनके बदन के चिथड़े उड़ गए थे, याद है कि नहीं? उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं, और किसी बीजेपी के नेता की हिम्मत नहीं है कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले लें। ये वो परिवार है जहां पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी है। और आपके छुटपुट नेते, छुटभैया नेते जो कर्नाटका के हैं, यत्नाल, वो सोनिया गांधी जी के बारे में इस तरह की बात करते हैं, ये विषकन्या कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको भी और उनको भी। आप एक तरह से ये रेटिफाई करते हैं, आप ये कंडोन करते हैं, आप ये साबित करते हैं कि आपके नेता ने जो विषकन्या कहा है, या आपके नेता ने जो पाकिस्तान और चीन का एजेंट कहा है, वो सही कहा है, ये आप एंडोर्स कर रहे हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको ये याद दिला दूं, पाकिस्तान के एजेंट आप हैं, जिसने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया, जिसने एक तरफा युद्ध विराम सापरा जी अभी कर्नाटक चुनाव, ठीक है सापरा जी, अभी कर्नाटक चुनाव और बयान पर रहते हैं, अभी पाकिस्तान नहीं जाते हैं। युद्ध विराम किया था, ठीक है सापरा जी, अभी पाकिस्तान नहीं जा रहे। जाता हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं नहीं जा रहे ना, उस मुद्दे पर नहीं जा रहे। मैं पाकिस्तान जाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उस मुद्दे पर नहीं जा रहे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उसके बाद आशुतोष वर्मा जी के पास में आ रहा हूं। यतनाल ने बात करी ना, मैंने नहीं करी है वो बात। तो दोनों तरफ से बात कीजिए ना, फिर आप अपनी तरफ से विक्टिम कार्ड खेलिए, वो तो कह ही रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। बता दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मुद्दों की कमी है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह का बयान देना पड़ रहा है। क्या जाने अनजाने या चाहे अनचाहे में खड़गे जी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसका ओबीसी वोट बैंक पर असर हो सकता है और इससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है? त्रिपाठी जी देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में कभी भी जो नायक रहता है उसको
अगर कोई अपमानित करता है, उसके खिलाफ अपशब्द कहता है, तो कभी उसको लाभ नहीं मिलता है। स्वतंत्रता के बाद से चाहे जो पार्टी सत्ता में रही हो, चाहे जो प्रधानमंत्री रहा हो, अगर उसके विरुद्ध चुनावी माहौल में या बिना चुनावी माहौल के भी अगर कोई उल्टे सीधे बयान देता है, गालियां देता है, अपमानित करने का प्रयास करता है, तो उसको हमेशा नुकसान होता है। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विशेष करके चुनाव के समय कांग्रेसी नेता ये सब कहते हैं। अभी अभी समझ में नहीं आता कि अगर कोई और होता तो चलो ठीक है। अभी तक बीच में मजाक चलता था कि दिग्विजय सिंह कहीं वो भाजपा से तो नहीं मिले हुए हैं। कोई मजाक करता कि अच्छा राहुल गांधी जी प्रचार शुरू कर रहे हैं कि नहीं भाजपा के लिए। कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर उनके सभी नेता, और खड़गे जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना गृह प्रदेश है, वहां वो इस स्थिति में पहुंच गए कि नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह दिया। अब उसके बाद भले वो कोई सफाई दे कि हम विचारधारा को कह रहे हैं, भाजपा को कह रहे हैं या किसी को कह रहे हैं, तो क्या किसी को भी इस तरह से जहरीला सांप कहना लोकतंत्र में ये उचित है? और निश्चित तौर पर भाजपा के जिस विधायक ने कहा है सोनिया गांधी के लिए विषकन्या, वो भी तुरंत उसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सवाल ये कि ये प्रतिक्रिया में आया बयान है और चुनाव के समय नरेंद्र मोदी पर दिया बयान असर करता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं और भाजपा उसको भुनाने की कोशिश करेगी ही करेगी। ठीक है, मैं आशुतोष वर्मा जी के पास जा रहा हूं। विपक्ष के पास क्या मुद्दों की कमी है आशुतोष जी? चुनाव दर चुनाव इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो अखिलेश जी के एक बयान की बड़ी चर्चा हो गई। प्रधानमंत्री वाराणसी गए हुए थे, तो अखिलेश जी ने कह दिया कि अंतिम वक्त में वहीं रहा जाता है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई पेश की, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना करता हूं। और उसके बाद 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो हुआ वो सबने देखा। आप लोग जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन वहां गेम ही पलट गया। आशुतोष जी। विवेक जी, देखिए, मैं अभी बात सुन रहा था और जफर भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी है और डिसिप्लिन सैनिकों की पार्टी है। तो ये वही डिसिप्लिन पार्टी है जिसमें विधायक और सांसद एक दूसरे के ऊपर जूते और चप्पल चलाते हुए पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ देश ने नहीं, और भरी मीटिंग में देखा। तो इतनी डिसिप्लिन वाली पार्टी को तो भगवान ही बचाए। ये वही डिसिप्लिन पार्टी है जिसके नेता के पुत्र ने खुलेआम किसानों के ऊपर जीप से रौंदा और आज भी देश का गृह मंत्री है। ये वही डिसिप्लिन पार्टी है जिसके बड़े सांसद में, बड़े रसूखदार सांसद के ऊपर देश में स्वर्ण पदक जीतने वाले हमारी बेटियां धरने पे बैठी हैं और देश की कोई भी सरकार या पुलिस उनके ऊपर FIR करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लेकिन यहाँ पर बयानों की बात करी है तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस तरीके से बयानों से बचना इसलिए चाहिए कि इससे चुनाव पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले हैं वो इस बात पे खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ अब अडानी और अंबानी पे बात नहीं हो पाएगी, चलो अच्छा हुआ अब सत्यपाल मलिक जो गवर्नर है पुलवामा की बात कर रहे थे वो बात नहीं होगी, हम कुछ दिन तक इस तरह पे डिबेट करते रहेंगे, बातों को डिरेल करते रहेंगे, महंगाई बेरोजगारी की बात कोई नहीं पूछेगा, लगभग इसी पे काम चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि चुनाव में इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीज़ों को लपकने के लिए तैयार है। वो एक बार बोलेगी तो और कम से कम 10 दिन तक न्यूज़ चैनल में देखिए चलता रहेगा। कल से चल रहा है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और राष्ट्रीय चैनल किसी और पे बात कर रहा है। निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का चल रहा है, पिछले 1.5 महीने से अतीक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कि ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है, इससे बचना चाहिए, वरना मूल मुद्दे खत्म होते चले जा रहे हैं। आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। इसमें बीजेपी भी है, इसमें मीडिया भी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री को गाली देना कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं? आपके भी प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री मानते भी हैं नहीं मानते? मैं तो कहता हूं कि भाई मैं बहुत शौक से मानता हूं, बहुत प्यार से मानता हूं, बहुत स्नेह से मानता हूं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री हैं तो सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। कोई इतना प्रधानमंत्री पद पे जाके ऐसे शब्दों की गरिमा वो भी ना खोए, और कोई बड़े विरोधी दल के नेता भी इस तरह की शब्दों यानी आप कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बेरोजगारों की बात कौन कर पाएगा? ठीक है, आप कह रहे हैं मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मैं जवाब लूंगा, शहीदों की चरण सिंह साहब जी से भी जवाब लूंगा। वो कह रहे हैं ऐसे बयानों से कांग्रेस को भी बचना चाहिए। स्वागत है आपका मुकाबला में एक बार फिर से। अब से थोड़ी देर पहले भूपेंद्र यादव चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे कांग्रेस की शिकायत लेकर। मल्लिकार्जुन
खड़गे की शिकायत लेकर। वहीं अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अमित शाह की शिकायत की है। कांग्रेस ने अमित शाह के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने अमित शाह के दंगे वाले बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर हम आएंगे पावर में तो हम रिहा कर देंगे इन सबको, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को। जब हमने चुनौती दी कि बताए कहाँ है कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने बयान में, अपने स्टैंड पे, तो कुछ ऐसी चीज सामने नहीं आई। इसके बाद हमने चुनाव आयोग को बताया कि ये आदर्श संहिता का तो बड़ा ही एक नंगा उल्लंघन है, जबरदस्त और व्यापक उल्लंघन है। साथ साथ कई सारे फौजदारी प्रावधान इसमें लगते हैं। ऐसे वक्तव्यों में आप लोग जानते हैं उनका नंबर 153 है, वैमनस्य फैलाना, नफरत फैलाना, 505, उसके अलावा चुनाव के दौरान झूठे वक्तव्य करना। तीसरा हमने बताया चुनाव आयोग को कि उच्चतम न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कई बार कहा है, और एक उदाहरण दिया हमने अमीश देवगन का केस जो 2021 में आया था उच्चतम न्यायालय में, जहां कहा गया है कि जितने आप बड़े पद और ओहदे पे हैं उतना ही आप पे जिम्मेवारी ज्यादा है, उतना ही आपका वक्तव्य हम और ध्यान से देखेंगे और वो उतना ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि आपका ओहदा, आपका पद ऊंचा है। इसलिए चुनाव आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण दायरे का पुलिसमैन है और उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चुनाव कैंपेन में शरीक होने से रोक देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तो कांग्रेस का बयान आपने सुना। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि अमित शाह को तुरंत चुनाव प्रचार से रोका जाना चाहिए। मैं इस पर जफर इस्लाम आपका जवाब चाहूंगा इस पर। देखिए, उन्होंने क्या कहा और किस तरह से मोड़ के जो है पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आई है और जहां भी सरकार रही है वहां दंगा जो पहले होता था वो खत्म हो गया है। तो हम तो दंगा रोकने वाले और कंट्रोल करने वाले और दंगा ना हो ऐसी ताकतों को से निपटने वाले लोग हैं। लेकिन कांग्रेस का इतिहास जरा उठा के खंगाल के देखिए, जिसके बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस का इतिहास है जहां जहां वो आते हैं पावर में, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो दंगा करवाने में उनका पूरा हाथ रहता है, दंगाइयों को के साथ उनका पूरा साथ होता है। हाथ और साथ ये उन्हीं का है जो हर वक्त रहता है और उसके साथ जो है आम जनता जो है उसमें त्राय करती रहती है। उसी का जिक्र आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया कि कांग्रेस की सरकार आएगी, दंगा मुक्त अभी ये प्रदेश है, जहां तहां देखो दंगा होता रहेगा। भाई इतिहास तो है उनका, इतने राइट्स करवाए हैं। जब भी आज़ादी के बाद का उठा के खंगाल के देख लीजिए कितने राइट्स करवाए हैं। तो उसके बारे में जिक्र किया जो उन्होंने, और उन्होंने इस तोड़ फोड़ के प्रेशर जो है वो पेश करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत है कि इतिहास तो सब देखते हैं, इलेक्शन कमीशन भी इतिहास देखेगा, जनता भी इतिहास देखेगी कि भाई कांग्रेस के टाइम में कितने राइट्स होते थे, कैसे कितने दंगे होते थे। आप कह रहे हैं वो संदर्भ नहीं था बयान का, होता था ये सारे नहीं, आप कह रहे हो संदर्भ नहीं था वो बयान का, जो बात वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। ये तो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हकीकत तो सबको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी सरकार जब भी सरकार में रहती है और उनकी सरकार होती है तो वहां उस प्रदेश में बहुत दंगा होता है। जी, सापरा जी जवाब देना चाह रहे हैं। आम नागरिक को कुचला जाता है और वहां दंगाइयों को इनको प्रोत्साहन होता है और सपोर्ट रहता है। सापरा जी कह रहे हैं आपकी सरकार आएगी तो कर्नाटक में माहौल खराब हो जाएगा, और इसी बात का जिक्र अपनी सभा में अमित शाह कर रहे हैं और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसकी शिकायत की है पहले मैं एक छोटा सा जवाब, जो आपके ब्रेक से पहले बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से कहा जाता है, मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में कोई उनको सुरक्षा कवच नहीं मिल जाता है। यानी प्रधानमंत्री कहे तो वो चमत्कार, कोई और कहे तो गुनहगार। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए वो सारी बातें कही जो मैंने पहले उल्लेख किया। उन्होंने तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रेनकोट पहन के नहाने वाली बात भी की, नाइट वॉचमैन की बात की, कांग्रेस को दीमक कहा या खूनी पंजा कहा। तो ये तमाम सारी आजादी देश के प्रधानमंत्री को है कि जो प्रधानमंत्री बने वो कोई भी अपशब्द बोल सकता है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बातों से स्पष्ट होता है। अब मैं आता हूं अमित शाह जी की बात पर। मैं खुद, आप देख रहे हैं कि मैं दक्षिण कन्नड़ा में पिछले 10 दिन से हूं। यहां पर आकर के जो द्वेष पूर्ण भाषण जो अमित शाह ने किया है वो भड़काऊ भाषण है।
वो हेट्रेड यानी घृणा फैलाने वाला भाषण है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वहां पर गई है कि चुनावी माहौल के अंदर इस तरह से द्वेष और घृणा नहीं फैलानी चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दों का उत्तर नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 40% कमीशन खोरी की सरकार है, तो उसका उत्तर बीजेपी के पास में नहीं है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ नई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई है, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट नहीं आए हैं, तो उसका उत्तर बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी इसको खाली ध्रुवीकरण करना चाहती है, पोलराइज करके अपनी वोट बटोरना चाहती है, जो कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन बता दूं, ये लूट और झूठ का डबल इंजन है। लूट और झूठ का डबल इंजन। जी एक छोटा सा सवाल ले लूं। और एक अभी सिंघवी जी ने, मोदी जी जो है वो लूट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अभी सिंघवी जी ने कहा कि जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर बैठा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती है, उसके बयान की गंभीरता भी वैसी ही होती है। तो क्या खड़गे जी पर भी ये सिंघवी जी का ये जो कमेंट है वो लागू होगा? फिर मैं त्रिपाठी जी से आपके बाकी चीजों का विश्लेषण कराऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि खड़गे जी ने अपना इंटरप्रिटेशन जो है वो जारी कर दिया है ऑफिशियल रूप से, और वो ट्विटर पर है। क्या बसंता गौड़ा ने जो, यत्नाल ने जो कहा है उसके बारे में अमित शाह माफी मांगेंगे, नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे, या बीजेपी के पैनल पर बैठे हुए प्रवक्ता माफी मांगेंगे? ये वही यत्नाल है जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के अंदर 2,500 करोड़ की मिलती है। ये उनका स्टेटमेंट है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने खुलेआम बोमई का विरोध किया था, और इनके दूसरे मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा कि ये सरकार तो बस ऐसे ही चल रही है, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। आप माफी की बात करें, वो भी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। और जब आप पर बात मंत्री जो है ना, इनके मंत्री इन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कर्नाटका के लोगों के लिए कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, इनके पास त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। त्रिपाठी जी, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं, डाइवर्ट करके ये ध्रुवीकरण की तरफ जाना चाहते हैं, जो हम जाने नहीं देंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं। किसी भी पक्ष पर आरोप लगता है तो कहते हैं भाई साहब इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुआ, उसको समझा गलत तरीके से क्या। लेकिन सापरा जी कह रहे हैं कि पूरी कवायद पोलराइजेशन की है। तो कौन पोलराइजेशन कर रहा है कर्नाटक के चुनाव में, त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, पहली बात तो ये कि जो सापरा जी ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई कवच मिल जाता है, नहीं कवच मिलता है भाई। तो आप गालियां देते रहिए। गाली देने के लिए अगर आपको किसी को लगता है कि प्रधानमंत्री को कवच नहीं मिलता, तो ये तो बड़ा विचित्र और हास्यास्पद तर्क है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कौन बांट रहा है, तो कर्नाटक के चुनाव में अगर पहले दिन से उसके बारे में चाहे सिद्धारमैया जी की सरकार रही हो, इस सरकार के भी पहले तो पहली बार कन्नड़ हिंदी आया इस देश में। अगर क्षेत्र भाषा के नाम पर विभाजन की कोशिश हो तो क्या वो बांटना नहीं है? अमूल और नंदिनी का विवाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से दो सहकारी समितियों के बीच में राज्यों को भिड़ाने की कोशिश हुई। और ये बड़ा विचित्र लगता है कि कांग्रेस इसे कहती है कि नहीं ये तो हम कुछ बांट नहीं रहे, और उसके बाद ये सारे वो कुतर्क लेकर आते हैं, जबकि ये भी नहीं सोचते कि दोनों जगह किसानों का हित जुड़ा हुआ है, दोनों जगह सहकारी समूह है, और दोनों कंपनियों के बीच में अगर हम सहकारी कंपनी की बात करें तो उनके बीच में तो वैसे ही समझौता है, दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के प्लांट और दूध का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन राजनीतिक दल उसमें नींबू निचोड़कर उसको फाड़ देना चाहते हैं, उसको विद्वेष घृणा फैलाना चाहते हैं। ये जनता को भला क्यों बर्दाश्त होगा? ठीक है, सापरा जी जवाब दे रहे हैं। आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं। सापरा जी, देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी ने जिस तरह से बात की, ये भी प्रधानमंत्री को सुरक्षा कवच देने का काम इन्होंने किया। मैंने वो उदाहरण दिए जिस पर त्रिपाठी जी ने कोई उल्लेख नहीं किया। मैंने सब बताया कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने दीमक कहा, उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, उन्होंने सुरुपनखा कहा। इसके ऊपर त्रिपाठी जी कुछ नहीं बोलेंगे। और जहां तक आप अमूल और नंदिनी की बात कर रहे हैं, अमूल और नंदिनी में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह विषय उठाया है क्योंकि ये गेम प्लान है भारतीय जनता पार्टी का कि नंदिनी को अमूल के साथ में मर्ज किया जाए। किस तरह से, उसका उदाहरण देता हूं। यहाँ पर दक्षिण कन्नड़ा के अंदर 3 बैंक थे, विजया बैंक था, कॉर्पोरेशन बैंक था, सिंडिकेट बैंक था। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीनों बैंक का मर्जर नहीं किया? क्या विजया बैंक का मर्जर जो है उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में किया, यानी विजया बैंक जो प्रॉफिट मेकिंग बैंक था, 4,000 करोड़ की लॉस वाला बैंक ऑफ बड़ौदा मर्जर किया। तो दक्षिण कन्नड़ा का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? दक्षिण कन्नड़ा के लोगों की नौकरियां गई कि नहीं गई? इसी तरह से अगर नंदिनी मर्ज होगी अमूल के साथ में
तो कर्नाटका के लोगों को नुकसान होगा। नहीं तो कर्नाटका की जो प्राइड है, आरोप यही तो है आपका कि आप यही तो आरोप है कि क्षेत्रीयता के नाम पर पोलराइजेशन कर रहे हैं। 10 सेकंड इसी बात का इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप क्षेत्रवाद का पोलराइजेशन कर रहे हैं। बाकी आपको हम पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई दुर्घटना घटने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आशुतोष जी आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, विजया बैंक प्रॉफिट मेकिंग बैंक था, प्रॉफिट मेकिंग विवेक बैंक। जी, मैंने जो कहा उसको सापरा जी ने प्रमाणित कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश के बैंकों के मर्जर में अगर ये देख रहे हैं कि कहां का बैंक कहां से मिल रहा है, तो ये तो बड़ा विचित्र है। इससे ज्यादा विभाजन की राजनीति क्या हो सकती है? और ये सारी की सारी सिफारिशें कोई नरेंद्र मोदी के सरकार के समय की नहीं है। ये 2 दशक पुरानी सिफारिशें हैं, जब कहा गया कि देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों को कम कीजिए। ये जिस एजेंडे के लिए है वो एजेंडा पूरा नहीं कर पा रही है। 28 नेशनलाइज्ड बैंकों की जरूरत नहीं, उसमें भी आपको कर्नाटक और बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक और आंध्रा बैंक दिखने लगा। ये इससे ज्यादा विभाजनकारी राजनीति क्या होगी? अभी प्रधानमंत्री के विवादित बयान को लेकर निकले थे और बैंकों के मर्जर तक पहुंच गए। मैं आ रहा हूं सापरा जी। आशुतोष जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मुद्दे पर ही रहें और इसी पर हम लोग बात करें। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जफर साहब आपके पास आ रहा हूं। की बात आप कर रहे हैं, मुद्दे पे हैं बिल्कुल हम। ठीक है, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक राजनीतिक विश्लेषण अपने हिसाब से विश्लेषण करना चाहते हैं, लेकिन असल मुद्दा वही है कि भारतीय जनता पार्टी जो मूल मुद्दा है, कर्नाटक का चुनाव वहां के मूल मुद्दों पे हो रहा है, उसमें पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि टोटल फेलियर सरकार है। पेसीएम का बिल्कुल बड़ा प्रचार हो चुका है और वो उसके हाथ से सारे सर्वे से बाहर जा रही है। तो अब उन मुद्दों पे बात ना करके किसी तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। वो लपक के आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोलना शुरू कर दिया है, कल मोदी जी भी आएंगे, अरे मुझे गाली दे रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे। तो क्या कर्नाटक की जनता वो 40% का कमीशन भूल जाएगी? कर्नाटक की जनता में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम लगातार पिछले 1 साल से किया जा रहा है वो भूल जाएगी? मुझे लगता है कि इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर हिम्मत है तो मूल मुद्दों पे आके बात करे। और राजनीतिक विश्लेषण आपसे प्लीज एक बात कहा जाता है तो कि आप ये किसी कहना की चाह रहे हैं, विश्लेषण करें तो इतना मत झुक जाइए आप ये कहना चाह रहे हैं खड़गे जी में प्रवक्ता बन के बैठ जाइए। आशुतोष जी आप ये कहना चाह रहे हैं खड़गे जी में हिम्मत नहीं, इसलिए मुख्य मुद्दों पर बात नहीं कर रहे थे और प्रधानमंत्री को गरिया रहे थे? नहीं, मैं गरियाने की बातें नहीं करता। मैं तो ऐसे मुद्दे जो भी आप शब्द उठाते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होंगे, लेकिन मूल मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर सकती है। वो अब तक बैकफुट पे खड़ी हुई है, कल से उसको एक मुद्दा मिला है। मैं आ रहा हूं आशुतोष जी, इसके बाद आपके पास सैयद जफर जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। कर्नाटक की जनता इस बात को समझ नहीं रही है कि इस पूरे चुनाव को कौन कहां डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है इसी बात पे। सापरा जी, जब इतने मुद्दे हैं कर्नाटक में, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे सवाल किया था और आशुतोष जी भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक फिर से मुद्दा दे दिया बीजेपी को। जब इतने मुद्दे हैं, जब आप लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तमाम दावे आपके हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर सवाल तो लाजमी है ना सापरा जी? बिल्कुल, यहां पर तमाम सारे मुद्दे हैं। यहां पर मेन मुद्दा यह है कि 40% लूट पर नरेंद्र मोदी म्यूट क्यों है या भारतीय जनता पार्टी म्यूट क्यों है। यहाँ पर मछुआरों के विषय है, उस पर श्री खड़गे जी उस दिन बोल रहे थे। यहाँ पर किसानों के मुद्दे हैं, उस पर श्री खड़गे जी उस दिन बोल रहे थे। यहाँ पर अनेक सारे जवानों के, नौजवानों के विषय है, या फिर जिस तरह से दक्षिण कन्नड़ा में कोई इन्वेस्टमेंट पिछले 3 वर्षों में नहीं आया है, उसके ऊपर वो बोल रहे थे। फिर जिस तरह से यहाँ पर दक्षिण कन्नड़ा के अंदर द्वेष की भावना या पोलराइजेशन का एजेंडा चलता है, उस पर उन्होंने बोला। और वो बोलते बोलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको अटैक करते हुए उन्होंने कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से ये इशू को उठा रही है और आप भी उनको मौका दे रहे हैं। कोई बात देखिए, मैं तो खुला मंच लेकर आया हूं यहाँ पर मैं तो खुला मंच लेकर आया हूं। यहाँ पर आप भी है, यहाँ पर बीजेपी भी है, यहाँ पर पत्रकार लोग भी जुड़े हुए हैं। सापरा जी, आपने आपको 1 मिनट और दूंगा, आपको 1 मिनट और दूंगा। मैं एक सवाल इसमें और जोड़ देता हूं। आपने 10 मुद्दे अभी गिनाए, तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष की क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री को गाली दिए बगैर उनका एजेंडा पूरा नहीं होता था? हालांकि बाद में आपने इंटरप्रिटेशन की बात की उसमें।
भाई मैं यही आपको समझाने की कोशिश की। जब मैंने 10 मुद्दे बताए तो मैंने कहा कि 10 मुद्दों के साथ साथ 11वां मुद्दा ध्रुवीकरण पे बात करते करते उन्होंने उनकी विचारधारा को अटैक किया, लेकिन आप समझने को जी। तैयार नहीं है। यहाँ की नहीं, जनता जो है वो आप समझती जनता को कि समझाइए। मछुआरों को एक मिनट मेरी जी। बात पूरी होने दीजिए, जी। टोकिए मत जी मत। जी कि मछुआरों का जो मुद्दा है जिसमें हम 10 लाख रुपए का उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो मुद्दा है। उनको 500 लीटर डीजल फ्री मिलेगा, ठीक है। वो मुद्दा है। महिलाओं को राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया कि पूरे स्टेट जी। के अंदर बस ट्रेवल जो ठीक है वो मुफ्त ठीक है। मिलेगा। अभी वो गृह आपने ज्योति योजना यहाँ जी। है, गृह लक्ष्मी योजना यहाँ पर जी। है, उसकी चर्चा हो रही है। मैनिफेस्टो और आपने आप दे यहाँ दिया पर है। ठीक है सापरा जी, करना चाहते अभी हैं। इतना मेरे पास आप वक्त थोड़ा दूसरी सीमित है। चर्चा करना चाहते हैं। जफर जी हम से जमीनी काफी स्तर इंतजार पर करा रहा हूं, बिल्कुल एक ठीक जवाब चर्चा उनसे ले कर लेता रहे हूं। जफर जी, मुद्दे हैं और मुद्दों की आपके पास कमी है और आपकी सरकार जा रही है, इसलिए आपको इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। जफर जी देखिए, मुद्दों की कमी जो है अगर होती, जिस तरह का बैंक्रप्सी देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी में, मुद्दाहीन पार्टी है आज के दिन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने के लिए बहुत मुद्दे हैं। हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव राजनीति कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से, लेकिन अगर ऑपोजिशन के कोई भी नेता, खासकर अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और इस तरह की अपशब्द भाषाओं का इस्तेमाल करेगी, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है इसको एक दुनिया के सामने रखने का? आप देश के प्रधानमंत्री को, ठीक है, आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। वो कह रहे हैं वो विचारधारा की बात कर रहे थे। आप जफर साहब वो कह रहे हैं वो विचारधारा की बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन गलत हुआ। नहीं, देखिए, मैं तो वो कह रहा हूं कि किस विचारधारा की बात कर रहे हैं। देश को लूटने वाले लोग जो है वो विचारधारा की बात करेंगे, जिसने देश को कमजोर किया वो विचारधारा की बात करेंगे। और अगर विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, 40% कमीशन की बात करिए। साफ जो है, अरे सापरा जी, कर्नाटका में वापस आ जाओ, कुछ होने वाला नहीं। दक्षिण कर्नाटका में आराम से आ जाओ, हार आपकी सुनिश्चित है। इसलिए कि वहां के आप प्रधानमंत्री को जिस दिन गाली दिया, वहां की जनता जो है प्रधानमंत्री की के सबसे ज्यादा, आपके 170 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2019 में 170 कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री जी के को जो है नंबर 1 पे रखा था। कांग्रेस 2 या 3 पे रहती थी 2019 के इलेक्शन में। ठीक है, मेरे पास जानकारी जफर साहब, मेरे पास वक्त इतना ही था। मैं तमाम मेहमानों से माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है, मुझे डिबेट यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दिया गया ये बयान कर्नाटक के चुनाव में और कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट में क्या भूमिका अदा करने वाला है, ये देखना बहुत अहम रहेगा और बहुत दिलचस्प भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।